जय हिंद दोस्तों। आज हम लाए हैं क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ना सिर्फ क्लास 11th के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बल्कि इसका जो यूज है वो क्लास 12th में भी होता है। वैसे तो इस चैप्टर को अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये काफी बड़ा चैप्टर है, और अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अगर नीट और जेई के लिए भी इस चैप्टर को देखते हैं तो इसका अच्छा खासा वेटेज है। अब यहाँ पर चूंकि चैप्टर बड़ा है तो जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, जैसे अगर आप कोटा या किसी कोचिंग के वीडियोस देखेंगे तो लगभग 25 वीडियोस आपको डेढ़ घंटे के वहां पे ऑनलाइन देखने को मिलेंगे। पर हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम वो टॉपिक डिस्कस करें जो खुद से पढ़ के आपको समझ में ना आए, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपको समझ में ना आएंगे, क्योंकि बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाने का भी कोई मतलब नहीं है ना। तो वो चीजें जो आपको समझ में नहीं आएगी वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चूंकि ये चैप्टर क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो 11th में तो इसका वेटेज है ही, बट अगर इस चैप्टर को हम नहीं समझ पाए तो क्लास 12th के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे 12th क्लास में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और नोट्स हमें साथ में बनाते जाना है। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आज हम बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो काफी छोटा सा लेक्चर ये होगा कि क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, कितने टाइप के बॉन्डिंग होते हैं। तो चलिए कॉपी और पेन उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिकल बॉन्डिंग में इंट्रोडक्शन, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन बॉन्ड्स और कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हम देखेंगे, और क्यों केमिकल बॉन्डिंग बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हम चलें तो क्या बोल रहा है कि इट इज वेल नोन फैक्ट दैट एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस नो अदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। ये देखा गया कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस में नोबल गैसेस के अलावा कोई भी एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो सारे एटम्स हैं वो अपने नेटिव स्टेट में जो है नहीं है, वो क्या है, अपने बॉन्डिंग स्टेट में है। मतलब जैसे सोडियम अगर हमें चाहिए तो सोडियम हमें सिर्फ सोडियम के फॉर्म में अर्थ से नहीं मिल रहा है, वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है या कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिल सकता है। इसका मतलब सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट अपने नेटिव स्टेट में नहीं मिलता है, इसका मतलब वो क्या है, अपनी कंबाइंड स्टेट में है। तो अगर वो अपने कंबाइंड स्टेट में है, इसका मतलब उसने किसी और सब्सटेंस के साथ किया है, क्या किया है, केमिकल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो ये देखा गया कि नोबल गैसेस के अलावा कोई भी एटम नॉर्मल कंडीशंस में जो है अपने नेटिव स्टेट में नहीं मिलता, वो अपने कंबाइंड स्टेट में मिलता है। अभी तक आपको ये पता होगा कि नोबल गैसेस ही वो गैसेस होती थी जो किसी और सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं करती थी, बट जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ ये देखा गया कि नोबल गैसेस भी कुछ एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाती हैं। ये अलग बात है कि सारी नोबल गैसेस जो है वो कंपाउंड्स नहीं बनाती, बट जिनॉन के और रेडॉन के कुछ जो कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल विच आर क्लस्टर ऑफ एटम्स। बहुत अच्छे से आपको पता है कि मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। जैसे कि O2, O2 में दो एटम ऑफ ऑक्सीजन है जो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि CO2, CO2 में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग में है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। अब ये एटम अगर सेम टाइप के हैं तो वो होमोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल कहलाता है, और अगर एटम डिफरेंट टाइप के हैं तो वो हेटेरोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। So how do atoms combine to form molecules and why do atom form bonds? Such doubt will be discussed in this chapter. तो हम ये देखने की कोशिश यहाँ समझेंगे इस चैप्टर में कि क्यों एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं,
क्या रीजन है उनके कंबाइन होने का और किस तरीके से वो बॉन्डिंग करते हैं। A molecule will only be formed if it is more stable and has a lower energy than the individual atoms. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूल तभी बनता है जब मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्टेबल हो अपने एटम के मुकाबले। देखिए बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई भी चीज, जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ सेट हो जाए बाद में, है ना, एक अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, या अच्छा बिजनेस हम कर सकें, एक अच्छी सी लड़की हमें शादी करने के लिए मिल जाए, तो हमारी लाइफ क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो अगर बिना पढ़े ये चीज हो सकती है तो फिर हम पढ़ाई क्यों करें, ये आपके दिमाग में आ सकता है। तो सिमिलरली अगर एटम ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है, उसका एनर्जी लेवल ऑलरेडी कम है। अच्छा, केमिस्ट्री में ये कहा जाता है कि कोई भी जो एटम या मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस जो है, वो हमेशा अपने लोअर एनर्जी में स्टेबल होता है बजाय हायर एनर्जी लेवल के। आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, अपने पैर जमीन पे रखना चाहिए। इसका मतलब हवा में उड़ेंगे तो क्या होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बट अगर जमीन पे चल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लो हो रहेगी, मिनिमम रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। तो हाइट अगर जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्यों कहा जाता था ऐसा? ऐसा इसलिए कहा जाता था कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ भी जाए तो हम अपने आप को बहुत सुपीरियर ना समझें। इसीलिए एटम या जो मॉलिक्यूल्स हैं, कहा गया कि एटम और मॉलिक्यूल्स अगर आपस में अगर ये स्टेबल हैं तो स्टेबिलिटी का पहला पैरामीटर्स क्या हो गया कि उनका जो एनर्जी लेवल है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो अगर एटम जब मॉलिक्यूल में कंबाइन हो रहा है और अगर वो स्टेबल है तभी वो मॉलिक्यूल में कंबाइन होगा, और उसके उस कॉम्बिनेशन के टाइम जो उसका एनर्जी लेवल है वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा प्रोडक्ट तभी बनता है केमिकल रिएक्शन में भी जब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। और क्या होना चाहिए, लोअर एनर्जी में वो होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हम नोट करेंगे कि मॉलिक्यूल विल ओनली बी फॉर्म्ड इफ इट इज मोर स्टेबल and has a lower energy than the individual atoms. नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। देखिए बॉन्ड का मतलब होता है बंधन, है ना। इट इज अ टाइप ऑफ अ ग्लू, एक टाइप का ग्लू है कि जैसे फेविकॉल हमने लगा दिया किसी के ऊपर और चिपका दिया तो वो आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो उनके बीच में क्या हो गई है, बॉन्डिंग हो गई है। तो बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, इट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंस। कि जो एटम आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं उनके बीच में क्या है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो देखिए क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, कि अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। कि एक या एक से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, और उस कॉम्बिनेशन के बाद जब वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स के बनते समय एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा गया है, केमिकल बॉन्डिंग कहा गया है। क्या कहा गया है उसे, केमिकल बॉन्डिंग कहा गया है। इट इज अ यूनियन ऑफ टू और मोर एटम्स इन्वॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग देम। और इस पूरे केस में वो जो एटम्स हैं, वो एटम्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स शेयर भी कर सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स एक्सर्ट बिटवीन द टू सब्सटेंस। वो एटम हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं, है ना, वो क्लस्टर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दो ही हो, क्लस्टर ऑफ एटम, बहुत सारे एटम्स के बीच में हो सकते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि जब वो एटम्स आपस में कंबाइन हो तो उस रिकॉम्बिनेशन में एक तो इलेक्ट्रॉन का जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलॉन्ग विद दिस उन एटम्स के बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उनकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, इसलिए वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नोट कीजिए इस डेफिनेशन को। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स।
देखिए, क्लासिफिकेशन में दो टाइप का क्लासिफिकेशन बताया गया है। पहला कहलाता है इंटर एटॉमिक, दूसरा कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक का मतलब होता है विच एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स, जो किसके बीच में हो, एटम्स के बीच में हो। और इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, बिटवीन मॉलिक्यूल, जो किसके बीच में हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग जो होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जब दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अब स्ट्रॉन्ग अगर बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, है ना, कि अगर हम उस बॉन्डिंग को तोड़ना चाहें तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है, बड़ी हाई वैल्यू होती है। इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 200 किलो जूल पर मोल से 400 किलो जूल पर मोल के अराउंड होती है। मीन्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटर एटॉमिक फोर्स। बट चूंकि ये वीक बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन इंटरमॉलिकुलर फोर्स। कि अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स को आपको ब्रेक करना है तो 2 से 42 लगभग बोल सकते हैं, 2 to 42 किलो जूल बुक में दिया हुआ है कि 2 to 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे 200 से 400 किलो जूल पर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो इतनी है। बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो एनर्जी ज्यादा है, ये वीक बॉन्ड है तो एनर्जी कम है। अब जो इंटर एटॉमिक है ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला कहलाता है आयनिक बॉन्ड, सेकंड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फोर्थ कहलाता है मेटेलिक बॉन्ड। इंटरमॉलिकुलर फोर्स के बारे में बात करें तो मेनली ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है वॉन डेर वाल फोर्स, वॉन डेर वाल फोर्स फिर 5 टाइप्स के हो जाते हैं। और सेकंड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर 2 टाइप की होती है, इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर। तो इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर हमें इस चैप्टर में पढ़ना ही है, इंटर और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बहुत वेराइटीज ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे हमें पढ़ने हैं। हमें आयनिक बॉन्ड पढ़ना है चैप्टर में, हमें कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। हमको पूरा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12th के अंदर, बट इंट्रोडक्शन हम यहाँ लेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेटेलिक बॉन्ड का हम देखेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसे। तो चलिए, इंटर एटॉमिक में सबसे पहला हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, एक एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के बाद जो इन आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड। कि एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, अनदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन,
और इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के बाद जो प्लस और माइनस चार्ज एटम के ऊपर आता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहा जाता है? आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। सेकेंड, कोवेलेंट बॉन्ड। It forms due to sharing of electron between atoms। कि एटम्स, जैसे हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 1, अगर हमें बनाना है H2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हाइड्रोजन अपना डबलेट कंप्लीट करता है, और डबलेट कंप्लीट करने में दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और जब 2 एटम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहा जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कि व्हेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन is given by only one atom to make bond is known as coordinate bond। कि जब बॉन्ड बनाने के लिए, अभी हमने देखा कि H2 मॉलिक्यूल बना तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का था, मतलब अगर 2 एटम यहाँ पे बॉन्डिंग बना रहे हैं तो दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है बेटा, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जब बॉन्डिंग बनता है तो बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो एक ही एटम दे देता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, formation of ammonium ion कि अमोनिया NH3 जब H+ के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जिन्हें लोन पेयर कहा जाता है। ये सब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो क्या करता है, इस हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और H+ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां से वो लूज कर चुका है, तो अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 नेसेसरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कराता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखता है, एक किसको देता है? H+ को। जैसे ही H+ के पास इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ प्लस से माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो माइनस आ जाता है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है। नॉर्मली इस बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, ये डायरेक्टिव बॉन्ड होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्टिव बॉन्ड। अच्छा, डायरेक्टिव बॉन्ड का मतलब क्या हुआ सर? नॉर्मली हम बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या, एक डंडा ऐसा खींच देते हैं, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये डायरेक्टिव नेचर का होता है। बट आप जब दूसरी हायर बुक्स में देखोगे तो वहां पे उन्होंने इस चीज को नहीं बताया है, वो सीधे बॉन्ड जैसा हम नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बॉन्ड बताया है। बट नॉर्मली अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही हैं, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब कोई बॉन्ड जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के लिए हैं वो एक ही एटम अगर देता है तो उस बॉन्डिंग को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन।
और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसा होता है बेटा, डायरेक्टिव नेचर का होता है, डायरेक्शन रखता है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। अगला आता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज हमारे पास एक पीस ऑफ मेटल है, अब उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो इन एटम्स के क्लस्टर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस एटम्स के बीच में जो हम देखते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, मेटेलिक बॉन्डिंग कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि जब कोई दो एटम आपस में पास आते हैं, तो दोनों एटम के पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब चूंकि ये एटम मेटल है, तो मेटल में क्या होता है आपको पता होगा, मेटल इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक मेटल का, ये दूसरे इस एटम का, तो यहां पे ये एटम का न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, ये न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, ये न्यूक्लियस इस वाले पे, ये न्यूक्लियस इस वाले पे। साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहां पे रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, कि एक रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, और एक रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में। तो यहां पे देखिए अट्रैक्शन के फोर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, पर रिपल्शन के फोर्स कितने हैं, 2। तो अट्रैक्शन का फोर्स इज डोमिनेटिंग ऑन द रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इस पूरे क्लस्टर्स के अंदर एटम्स को बांधे रखता है ना। जैसे फेविकॉल अगर हम लगा दें और फेविकॉल पे हम कुछ कॉटन चिपका दें, तो वो कॉटन और फेविकॉल का जो मजबूत जोड़ है, वही यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप को मेटेलिक बॉन्डिंग कहा जाता है। और ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने लगती है, तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे जंप करते रहते हैं, तो उस पूरे फिनोमिना में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दो मेटल के जो एटम्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, उसे ही क्या कहा जाता है, मेटेलिक बॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में वॉन डर वॉल फोर्स हमें बताया गया है। ये बियॉन्ड सिलेबस है, ये होता है एक तो लंदन फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स, और तीसरा होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं टाइप ऑफ जो फोर्सेस हैं, इन्हीं फोर्सेस को केमिकल बॉन्डिंग का है, और इसे ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है ना। एटम क्यों ऐसा चाह रहा है कि मैं बॉन्ड बना लूं, मैं क्यों अपनी जो है इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लूं, किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूं, ऐसा क्यों एटम करता है। तो चलिए सेकंड टॉपिक हमारा है कि बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड क्यों बनता है। तो पहला जो कॉज है उसमें बॉन्ड बनने का, वो है टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ये देखा गया कि नोबल गैस आपको पता ही होगा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और
रेडॉन। हेमा, नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन। आपने पीरियोडिक टेबल याद की होगी, तो हेमा, नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन। अब उसमें केवल हीलियम को अगर छोड़ दें तो हीलियम के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2। बाकी सबके केस में नियॉन में है 2s2 2p6, ऑर्गन में है 3s2 3p6, देन क्रिप्टॉन 4s2 4p6, जीनॉन 5s2 5p6 और रेडॉन जो है वो है 6s2 6p6। तो एक्सेप्ट हीलियम सभी के लास्ट शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और ये देखा जाता था उस समय तक कि जो नोबल गैस हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा कि नोबल गैस ऐसे एटम हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो ये देखा गया कि चूंकि नोबल गैस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता है और उसके बावजूद वो स्टेबल होता है, इसलिए सारे एटम्स ये चाहते थे कि चूंकि नोबल गैस के आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैसे भी करके हमारे आखिरी में भी क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। उस 8 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए चाहे उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़े। तो पहला रीजन जो दिया गया कि क्यों बॉन्ड बनते हैं, तो उसमें सारे के सारे एटम क्या चाहते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम सोडियम ले लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो 281। अब अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर दे तो Na+ में क्या हो जाएगा? Na+ में यहां पे बचा 2,8, मतलब इसका लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन Na+ को मिला, इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा बॉन्डिंग में। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 287। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एक गेन कर ले तो आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। इसका मतलब Cl- जो है, Cl- एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसीलिए NaCl के फॉर्मेशन में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ताकि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन उनका बन रहा है वो कैसा बन रहा है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला रीजन जो बताया गया वो बताया गया कि टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अपनाना चाहता है, इसलिए उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करने पड़ते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। क्लियर है? नोट कीजिए इसे। सेकेंड और वेरी इंपॉर्टेंट जो एक्चुअल रीजन है वो है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। देखिए, सपोज करें कि ये अर्थ है, ये जमीन है, यहां पे कोई एक बंदा खड़ा है और ये एक बिल्डिंग है, यहां पे भी एक बंदा खड़ा है। अब दोनों की आंख पे मैं पट्टी बांध दूं और बोलूं कि दौड़ लगा दो, तो ये वाला तो फिर भी कोशिश करेगा और दौड़ जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं दौड़ा तो कुछ ज्यादा हार्मफुल होने वाला नहीं है। बट यहाँ पे अगर इसका पैर जरा सा भी स्लिप हुआ तो थोड़ा सा भी पैर स्लिप होने पे उसके फोटो पे हार्ट आ जाएगा। इसका मतलब हायर एनर्जी पे जो है उसकी स्टेबिलिटी क्या है? कम है, और जो लोअर एनर्जी पे है उसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, अरबपति करोड़पति लोग हैं, जिनने बहुत पैसा लगा रखा है अपना बिजनेस में, उनको दिन रात यही डर होता है कि हाय शेयर बाजार गिर ना जाए, शेयर बाजार गिर जाएगा तो हमारा मार्केट वैल्यू इतना कम हो जाएगा। बट जो नॉर्मल है, जो रोज कमा के खाने वाला इंसान है, वो इतनी टेंशन लेता ही नहीं। उसको पता है कि कल फिर उठेंगे, फिर कमाएंगे, फिर खाएंगे। तो जितना लोअर एनर्जी पे कोई है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है, और जो हायर एनर्जी पे है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम है। तो ये देखते हैं कि जब कोई दो एटम आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? जब एक दूसरे के पास आना चालू होते हैं तो उस पास आने में
उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। और जिस पॉइंट पे उनका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है उस मिनिमम पॉइंट पे कहा जाता है कि उनके बीच में क्या बन चुका है, बॉन्डिंग बन चुका है। तो देखा गया कि जब एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं टू मेक अ बॉन्ड, ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन एटम्स के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होता है, और उस पोटेंशियल एनर्जी के रिड्यूस होने के कारण जो एटम की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। इसलिए आफ्टर कॉम्बिनेशन एटम्स व्हेन फॉर्म द मॉलिक्यूल इज मच मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन उनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो कि ये दो एटम है कि जब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो ये इनका देखिए ये एनर्जी वाला है और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे है। अब जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आने लगे वैसे वैसे आप देख पा रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इस पॉइंट पे उन्होंने क्या किया है, बॉन्ड बनाया है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एनर्जी है वो क्या हो गई, मिनिमम हो गई। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद फिर क्या होने लगा है, एनर्जी इंक्रीज होने लगी है। क्यों? क्योंकि जब एटम एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आने लगते हैं तो उस केस में अगर बहुत ज्यादा पास आ गए तो फिर उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स जो है वो डोमिनेट करने लगता है। जैसे कि कोई बुक है, हम उस बुक को पढ़ रहे हैं तो एक डिस्टेंस तक पढ़ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आंखों के पास ले आएंगे तो आंखों के बहुत ज्यादा पास लाने पे हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे। सिमिलरली वैसे ही एटम जब बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं तो एक दूसरे के क्लोज होने पे उनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेट करने लगता है बजाय किसके, उनके अट्रैक्शन फोर्स के। इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही क्या बनता है, हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि when two atoms approaches to each other, nucleus of one atom attracts the electron of another atom. Two nuclei and electrons of both the atoms repels each other. मैं आपको समझा चुका हूं। If net result is attraction, the total energy of system decreases and a chemical bond forms. देखिए मैं फिर से बता देता हूं कि यहां पे दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इस पे भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है ए का, इसको ई ए नाम दे दें, इसको ई बी नाम दे दें। ये एटम ए, ये एटम बी। तो एटम ए अपने इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लगाएगा ही, बी के इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगाएगा। सिमिलरली बी अपने इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लगाएगा ही, ए पे भी लगाएगा। और एक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एक रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी। अब अगर यहाँ पे काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 4 फोर्स अट्रैक्शन के हैं और 2 फोर्स रिपल्शन के हैं। तो अट्रैक्शन ज्यादा है और अट्रैक्शन ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो क्या बोल रहे हैं वो, इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स। सो अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एनर्जी और इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितना सिस्टम हायर एनर्जी पे होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी और जितना सिस्टम लोअर एनर्जी पे होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब अगर सपोज करें कि ए और ए के बीच में जब बॉन्ड बना तो एनर्जी जो निकली वो निकली -100 किलो जूल पर मोल। तो जब आप इस बॉन्ड को तोड़ना चाहोगे तो इतनी एनर्जी अब आपको देनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में बाहर निकलती है द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टू बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी हमें फिर से देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है हमारा कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्यों बॉन्ड बनता है। पहला हमने देखा कि टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, और सेकेंड हमने देखा कि यहाँ पे बिकॉज सिस्टम वांट्स टू बी इन अ लोअर एनर्जी, वो अपनी लोअर एनर्जी में होता है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी डिक्रीज होती है,
इसलिए एटम्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।